नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से पेट्रोल और डीजल से वैट कटौती करने की अपील की, जिसके बाद भाजपा शासित 16 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेश वैट कटौती की गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार अनिल देशमुख की ईडी कस्टडी समाप्त। कोर्ट ने 19 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। एनआईए की 3 सदस्यीय टीम कनाडा पहुंची, खालिस्तान समर्थक समूहों की करेगी जांच। सोना तस्करी मामले में जेल से रिहा हुए स्वप्ना सुरेश 16 महीने पहले पकड़ी गई थी। सिएरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन में हुए फ्यूल टैंकर में जोरदार धमाका, इस हादसे में 91 लोगों की हुई मौत। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल से टैक्स घटाने के बाद राज्यों से वैट में कटौती करने की अपील की थी, ताकि पेट्रोल डीजल के दाम कुछ और नीचे आ सके। इसके बाद भाजपा शासित 16 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेश ने वैट में कटौती की, तो वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष की सरकार वाले कई राज्यों ने वैट घटाने से इनकार कर दिया। वैट ना घटाने वाले 12 राज्यों और एक यूटी ने इसके पीछे बजट खराब होने का हवाला दिया। सरकारी तेल कंपनियों ने जानकारी दी कि शुक्रवार शाम तक 13 राज्यों और एक यूटी ने पेट्रोल डीजल पर वैट में कोई बदलाव नहीं किया था। इनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, मेघालय, अंडमान निकोबार और झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान शामिल थे। हालांकि शुक्रवार रात को ओडिशा ने पेट्रोल डीजल पर वैट 3 रुपए प्रति लीटर कम कर दिया था। देशमुख की आज 3 दिन की ईडी कस्टडी समाप्त हुई थी। ईडी ने अदालत के सामने कस्टडी को 9 दिनों तक बढ़ाने की मांग की। पेशी से पहले देशमुख को मेडिकल के लिए ले जाया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग का यह केस मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा लगाए 100 करोड़ की वसूली मामले से ही जुड़ा हुआ है। देशमुख के खिलाफ मुंबई पुलिस के बर्खास्त एपीआई सचिन ने भी वसूली का आरोप लगाया है। मुंबई की तलोजा जेल में बंद फिलहाल मुंबई पुलिस की कस्टडी में है और उसकी हिरासत भी आज 7 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। वह भी 13 नवंबर तक मुंबई पुलिस की कस्टडी में रहेगा। नारनौंद में भाजपा सांसद रामचंद्र जांगड़ा के घेराव के दौरान विवाद के बाद शनिवार को किसानों ने पंचायत बुलाई है। किसानों ने थाना परिसर में अपना धरना लगा रखा है और पंचायत भी यही होगी। राकेश टिकैत समेत संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेता पंचायत में शामिल होंगे। वहीं प्रदर्शन के दौरान घायल किसान का शुक्रवार को ऑपरेशन हुआ। किसानों की मांग है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द की जाए और प्रदर्शन में घायल किसान कुलदीप का सरकारी खर्च पर इलाज करवाया जाए। साथ ही इस मामले में रामचंद्र जांगड़ा और उनके साथ आए लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। किसानों की पंचायत में लगातार भीड़ बढ़ रही है। हजारों की संख्या में किसान धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। हिसार के अलावा जिंद, रोहतक, फतेहाबाद, सिरसा तक के किसान यहां पर पहुंचे हुए हैं। अभी तक प्रशासन की तरफ से किसानों को बातचीत का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया। केरल सोना तस्करी मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश जेल से रिहा हो गई। केरल हाईकोर्ट ने स्वप्ना सुरेश को 25 लाख रुपए के बेल बॉन्ड और 2 लाख मुचलके पर जमानत दी गई। कोर्ट की डिवीजन बेंच में 7 अन्य आरोपियों को भी जमानत दे दी गई है। बता दें कि तकरीबन 16 महीने सलाखों के पीछे बिताने के बाद स्वप्ना सुरेश को आज रिहाई मिली है। इससे पहले 2 नवंबर को केरल हाईकोर्ट ने यूएपीए के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज मामले में सुरेश को जमानत दी थी। इस दौरान 25 लाख रुपए की जमानत बॉन्ड और 2 विलायक जमानत पर जमानत दी गई थी। बता दें कि स्वप्ना सुरेश को एनआईए ने 11 जुलाई 2020 को गिरफ्तार किया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में थी। केरल में यह मामला सोने की तस्करी से जुड़ा है। 5 जुलाई 2019 को केरल की राजधानी में सीमा शुल्क विभाग द्वारा 14.82 करोड़ रुपए के 30 किलोग्राम सोने को जब्त किया गया था। इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और सीमा शुल्क विभाग कर रहे हैं। खालिस्तान समर्थक समूहों की फंडिंग का पता लगाने के लिए एनआईए की 3 सदस्यीय टीम कनाडा पहुंच गई है। यह टीम सिख फॉर जस्टिस और अन्य खालिस्तान समर्थक समूहों की करेगी जांच। वहीं एक महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व वाली टीम एसएफजे और अन्य आतंकवादी संगठनों जैसे प्रतिबंधित संगठनों द्वारा भारत के बाहर से खालिस्तान के समर्थन के लिए की जाने वाली फंडिंग का पता लगाएगी। जांच दल इन भारत विरोधी संगठनों
SFJ और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, बब्बर खालसा इंटरनेशनल खालिस्तान, टाइगर फोर्स जैसे अन्य खालिस्तान समर्थक समूहों के फंडिंग लिंक के कनेक्शन की जांच करेगा, जो हाल के दिनों में सक्रिय हो गए हैं। सिख फॉर जस्टिस को पाकिस्तान की खुफिया शाखा इंटरस्टेट सर्विसेज का समर्थन प्राप्त है, जो भारत में आतंकवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है। भारत सरकार ने आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। केंद्रीय जांच दल अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे विभिन्न देशों से धन के स्रोत वाले खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों की भी जांच करेगा। अफ्रीकी देश सिएरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन में एक फ्यूल टैंकर में जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में 91 लोगों की मौत हो गई। सिएरा लियोन की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के कम्युनिकेशन डायरेक्टर मोहम्मद लमराने बहा ने बताया कि विस्फोट में कई लोग घायल भी हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। बहा ने कहा कि अधिकारियों ने घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया है। हमारा प्रयास है कि घायलों को बेहतर मेडिकल सर्विस मुहैया कराई जाए। गंभीर रूप से घायल को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल घटनास्थल पर बचाव कार्य समाप्त हो गया है। सीबीएसई ने क्लास 10 और 12 टर्म 1 एग्जाम 2021 को लेकर कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीबीएसई से मिली जानकारी के अनुसार स्टूडेंट्स के रोल नंबर 9 नवंबर को वेबसाइट पर अपलोड होंगे। इसी के साथ परीक्षा का समय 90 मिनट होगा। बता दें कि ठंड के मौसम को देखते हुए सीबीएसई ने परीक्षा को 11:30 बजे से शुरू करने का फैसला लिया है। इसी के साथ अब क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट की जगह 20 मिनट का समय मिलेगा। बता दें कि 10वीं की परीक्षा 17 नवंबर 2021 और 12वीं की परीक्षा 16 नवंबर 2021 से होगी। वहीं 12वीं में 114 और 10वीं में 75 सब्जेक्ट्स होंगे और यही सब विषयों में परीक्षा होती है तो परीक्षा की पूरी अवधि लगभग 45 से 50 दिनों की होगी। इसलिए सीबीएसई भारत और विदेशों में सभी एफिलिएटेड स्कूलों में डेट शीट तय करके विभिन्न विषयों की परीक्षा आयोजित करेगा। स्टूडेंट्स के समय का नुकसान ना हो, इसलिए बोर्ड ने कई विषयों की परीक्षा ग्रुप वाइज कराने का फैसला लिया है। नियमित रूप से सिर्फ प्रमुख विषयों की परीक्षा होगी। महाराष्ट्र में अहमदनगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आग अस्पताल के आईसीयू में लगी है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने पहुंची है। वहीं आईसीयू में एडमिट मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। आईसीयू में कई मरीज ऐसे भी थे जो वेंटिलेटर पर थे। आपको बता दें कि इस हादसे में 10 मरीजों की जान चली गई। हालांकि प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की। आग शनिवार सुबह 11:30 बजे के आसपास लगी। जिस दौरान यह आग लगी उस समय आईसीयू वार्ड में 20 लोग मौजूद थे। हॉस्पिटल के वार्ड बॉय और नर्स डॉक्टर्स ने सभी मरीजों को सेफ वार्ड में शिफ्ट किया। जिस वार्ड में आग लगी है वह अस्पताल के बिल्कुल बीच में है। आग लगने पर पहले अस्पताल के अग्निशमन यंत्र से इस पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन यह असफल रहा। मौके पर दमकल विभाग की कर्मचारी, पुलिस कर्मी और अस्पताल प्रबंधन के लोग राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। प्रारंभिक अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। क्रूज ड्रग्स केस पर चल रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र के एक बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने एक नई चौंकाने वाली दावे किए हैं। मोहित कंबोज ने कहा है कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड सुनील पाटिल है, जो एनसीपी से जुड़ा है। इतना ही नहीं, कंबोज ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार में एक मंत्री इस पूरे सिंडिकेट को चला रहा है। ड्रग्स केस को लेकर एनसीबी और समीर वानखेड़े पर लगातार निशाना साध रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक पर यह पलटवार माना जा रहा है। नवाब मलिक ने इस मामले में मोहित कंबोज पर आरोप लगाए हैं। मोहित कंबोज ने कहा है कि देश में 2 अक्टूबर के बाद एक विवादित मामला आर्यन खान ड्रग्स केस चर्चा में है। महाराष्ट्र सरकार एक बड़े मंत्री ने आरोप लगाया है कि इस मामले में नवाब मलिक ने 6 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह इसमें शामिल थे, लेकिन मैं इस मामले में सच सामने ला रहा हूं। मोहित कंबोज ने किरण गोस्वामी की आर्यन खान के साथ फोटो दिखाई। उन्होंने कहा ये फोटो सबने देखी होगी। भाजपा को इस मामले में ये कहकर खींचा जा रहा है कि किरण गोस्वामी भाजपा का कार्यकर्ता है। कंबोज ने कहा कि इस मामले में सुनील पाटिल मास्टरमाइंड है। वह धुले का रहने वाला है और एनसीपी से 20 सालों से जुड़ा है। आप सबने देखा होगा
कि 6 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, 2 तारीख को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रेड की, 3 तारीख को श्री शाहरुख खान जी के लड़के को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने अरेस्ट किया। रविवार का दिन था और सोमवार को, मंडे को उनको रिमांड के लिए लेके गए, कोर्ट गए और पूरी मीडिया ने देश में पूरे हर चैनल के ऊपर ये ब्रेकिंग न्यूज करके चलता रहा। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न आया जब 6 तारीख को महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर श्री नवाब मलिक जी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पूरे देश की मीडिया के साथ साथ सबको किस तरह से विटनेस हैम्परिंग और किस तरह से इसके अंदर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का इसके अंदर बैक टू बैक संबंध है, हैंड टू हैंड संबंध है, ऐसी फोटोज और पिक्चर्स और वीडियोस मीडिया और लोगों के सामने रखी। दिवाली पर लोगों ने आतिशबाजी में कोई कमी नहीं रखी, उसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स शनिवार सुबह भी गंभीर कैटेगरी में है। दिल्ली में AQI 533 है। शुक्रवार को दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब थी। दिल्ली के जनपद में हवा में PM 2.5 की मात्रा 655.7 मापी गई थी। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की ऊपरी सीमा पार हो गई थी, यानी हवा इतनी जहरीली थी कि उसे मापने के लिए इंडेक्स कम पड़ गया था। 7 नवंबर के बाद ही प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली ही नहीं, देश के और भी राज्यों में प्रदूषण का असर दिख रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोग शामिल हैं। डॉक्टरों का कहना है कि पटाखों का यह प्रदूषण लोगों की सेहत को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है, खास तौर से बुजुर्गों को और उन लोगों को जिन्होंने कोरोना को मात दी है। फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हाई इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ ने कहा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर बेहद खतरनाक हो गया है। जिन लोगों को फेफड़ों या दिल संबंधी रोग हैं, उनके लिए इस हवा में सांस लेना घातक हो सकता है। प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे में जिनको पहले से ही अस्थमा या कोई और श्वसन संबंधी रोग है, उसके और बिगड़ने की आशंका है। सबसे ज्यादा खतरे में बुजुर्ग हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार के लंदन शिफ्ट होने की अटकलों पर कंपनी ने सफाई दी है। कंपनी का कहना है कि मुकेश अंबानी और उनके परिवार का लंदन के स्टॉक पार्क में शिफ्ट होने का कोई प्लान नहीं है। साथ ही अंबानी परिवार का दुनिया में कहीं और भी शिफ्ट होने का कोई प्लान नहीं है। दरअसल हाल में यह दावा किया था कि अंबानी और उनका परिवार अपना कुछ वक्त भारत में और कुछ समय लंदन में रहकर बिताया करेगा। रिपोर्ट में कहा गया था कि अंबानी और उनका परिवार लंदन के स्टॉक पार्क में शिफ्ट हो सकता है। स्टॉक पार्क के बकिंघमशायर में अंबानी की 300 एकड़ की संपत्ति है। मुकेश अंबानी ने लंदन के स्टॉक पार्क को इसी साल 592 करोड़ रुपए में खरीदा है। इस रिजॉर्ट में 49 बेडरूम है। इसी के साथ कई लग्जरी फीचर और एक स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल फैसिलिटी है। स्टॉक पार्क कई हॉलीवुड फिल्मों में लोकेशन के तौर पर इस्तेमाल हो चुका है। इसमें जेम्स बॉन्ड सीरीज की 2 फिल्में भी शामिल हैं। अमेरिका में एक म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान भगदड़ मचने से कम 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। अधिकारियों ने कहा कि अमेरिकी संगीत समारोह में कम 8 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए हैं। वहीं फायर प्रमुख सैमुअल पेना ने कहा कि आज रात हमारे पास कम 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। एस्ट्रोवर्ल्ड संगीत समारोह में मौत का कारण भगदड़ बताया जा रहा है। अमेरिकी रैपर ट्रेवर स्कॉट के एस्ट्रोवर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़े पड़े थे और उसी दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों को हार्ट अटैक भी आया है। आपातकालीन अधिकारियों ने कहा कि ट्रेविस स्कॉट के एस्ट्रोवर्ल्ड फेस्टिवल में मंच के सामने भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसके बाद लोगों ने एक दूसरे को दबाना शुरू कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट में 11 लोगों के अस्पतालों में ले जाया गया और 8 लोगों की मौत हो गई। इस कार्यक्रम में लगभग 300 लोगों को चोटें आई हैं और जिनका इलाज किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एक छोटे से जगह में 50,000 से ज़्यादा लोग पहुंच गए थे। वहीं हैरिस काउंटी के काउंटी जज ने स्थानीय राजनीतिक लीना ने हादसे को काफ़ी दर्दनाक बताया है।
खेलों से जहां मनुष्य का शारीरिक व मानसिक विकास होता है, वहीं खेल वर्तमान समय में एक अच्छे खिलाड़ी के लिए आजीविका का साधन बनने में सहायक सिद्ध होते हैं, जिसके लिए आवश्यक है तो शिक्षा व अन्य क्षेत्रों की तरह खेलों में भी अनुशासन को अपनाने की। यह बात प्रसिद्ध समाज सेवी व CSR बुडानिया चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हरपाल सिंह बुडानिया ने उपमंडल के गांव लहरिया में जयदादा भूमिया खेड़ा खेल क्लब द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशाल क्रिकेट प्रतियोगिता के छठे दिन मैच का शुभारंभ करते हुए कहा। मैच का शुभारंभ हरपाल बुडानिया ने रिबन काटकर व मैच की पहली गेंद खेलकर किया। खेल क्लब समिति द्वारा हरपाल बुडानिया का क्रिकेट प्रतियोगिता में पहुंचने पर फुल महिलाओं से स्वागत किया व आभार व्यक्त किया। इस दौरान खेल क्लब द्वारा दिए गए स्नेह व प्यार का आभार व्यक्त करते हुए हरपाल बुडानिया ने कहा कि वर्तमान समय में मोबाइल भरे युग में युवा वर्ग मोबाइल व सामाजिक बुराइयों के दलदल में फंसा जा रहा है। उक्त बुराइयों से बचाव के लिए युवा वर्ग शिक्षा व खेलों की ओर अग्रसर हो ताकि एक स्वस्थ व स्वच्छ समाज की स्थापना हो सके। उन्होंने खिलाड़ियों को विश्वास दिलवाते हुए कहा कि CS बुडानिया ट्रस्ट शिक्षा खेलों के क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभावान बच्चों को हर संभव सहयोग करेगा। रामनिवास लहरिया, गुरविंद्र सिंह रहनखेड़ी सहित विभिन्न टीमों के खिलाड़ियों व ग्रामवासी उपस्थित थे। फिलहाल के लिए आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज़। नमस्कार।